नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं। आज सवाल उस कर का जो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है, यानी इनकम टैक्स। बजट पेश होने को है और हर बार की तरह मिडिल क्लास इस बात पर टकटकी लगाए बैठा है कि इस बार कौन कौन से टैक्स देकर सरकार का खजाना भरता है। वो बजट के वक्त उम्मीद लगाता है कि सरकार भी उसके लॉकर को भरने के लिए कुछ तो सोचेगी, और इस बार तो उम्मीद ज्यादा है क्योंकि नोटबंदी में आम आदमी ने लाइन में लगकर सरकार की काले धन के खिलाफ मुहिम में साथ दिया। और अब उसके मन में सवाल है कि इस सहयोग के बदले उसे इस बजट में क्या मिलने जा रहा है। अगर काला धन आ गया और सरकारी खजाना भर गया तो क्या सरकार आम आदमी को टैक्स में छूट देकर उसे अपना खजाना भरने का मौका देगी। और सूट बूट की सरकार का आरोप झेल रही मोदी सरकार क्या सूट बूट वालों यानी बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा कर वसूलेगी। इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले समझाते हैं आपको कि कौन कितना टैक्स देता है और कितना बचाता है। तो दरअसल इस वक्त जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने 2014 और 15 में रिटर्न फाइल किया था, टैक्स दिया था, ये नहीं कह रहे हम। और उन 3 करोड़ 65 लाख लोगों में से 89% यानी 89% लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 0 से 5 लाख रुपए के बीच में है। 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा का टैक्स दिया, यानी कुल करदाताओं का 57%। 24.5 लाख के करीब लोगों ने 10 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई बताई। 1,47,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने सालाना 50 लाख से ज्यादा की कमाई घोषित की, और 48,417 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनकी कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ये कुल आंकड़ा है जिससे पता चलता है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। अब अगर आपको यह समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप जो टैक्स देते हैं और सूट बूट वाले यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स देती हैं उनमें किस तरीके से फर्क आ जाता है, उसको आप समझिए। नौकरी पेशा लोग जो टैक्स देते हैं उनके टैक्स की गणना कुल कमाई पर होती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट हैं उनकी कमाई जो है उसमें कितना मुनाफा है उसके हिसाब से उन्हें टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक की किस्त चुकाने पर डिफॉल्टर, अगर आप बैंक की किस्त नहीं चुका रहे हैं तो आपको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। कॉर्पोरेट के साथ ऐसा नहीं है। टैक्स की दर 10 से 30% के बीच है, टैक्स की दर 30% है कॉर्पोरेट के लिए। टैक्स दरों में बदलाव पर सरकार चुप है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए टैक्स दर में 2019 तक 5% कर घटाने की बात है। टैक्स की गणना इस तरीके से हो रही है आम आदमी के लिए, और कॉर्पोरेट के लिए क्या अलग है वो हम आपको समझा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। और ऐसे में आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल ये है कि नोटबंदी में सहयोग देने वाले मिडिल क्लास को, ये वो नहीं है, हम उस पर आएंगे कि जो नोटबंदी में आम आदमी ने मदद दी, सरकार के साथ वो खड़ा दिखा, उसको इस बजट में क्या मिलने जा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या सूट बूट वालों से सरकार टैक्स ज्यादा वसूलेगी। और तीसरा, अगर काला धन आया और सरकार का खजाना भरा तो क्या सरकार टैक्स में आम आदमी को छूट देकर इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद कोहली साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। और शैलेश प्रकाश हमारे साथ हैं जो कि हमारी आपकी तरह एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जो कि इस बजट में कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं। शैलेश जी, क्या उम्मीद है इस बजट में आपकी? सर, उम्मीद तो ये लगाए बैठे हैं कि जैसे कि जीएसटी भी आने वाला है, उससे पहले ये जो टैक्स बढ़ाने की जो कह रहे हैं, तो ये कि जितने प्रकार के टैक्स हैं, एक सैलरी आती है लिमिटेड, उस लिमिटेड सैलरी पर तो ये टैक्स लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद जितने खर्चे हैं उन पर उनको ध्यान में नहीं देते हैं। आप एक सैलरी आपकी आ गई, उसके बाद आप जितनी जगह जाएंगे उतनी जगह आपको अलग अलग प्रकार से टैक्स देना है। आप किस स्लैब में आते हैं? मैं भी इस टैक्स में आता हूँ। नहीं, आप कितना आपकी कुल कमाई साल की कितनी है? एक आय की तरह देख लीजिए, अब जैसे कि 50,000 महीने का हमें जो मिलता है, हाँ, उस हिसाब से आप देख लीजिए। 50,000 महीने की आपकी तनख्वाह है तो साल में 6 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इस बार बजट में जो मिडिल क्लास आदमी नोटबंदी के दौरान लाइन में लगा, सरकार का सहयोग उसने दिया, उसको क्या मिलने जा रहा है टैक्स के लिहाज से? में देखिए, सरकार जरूर जो स्लैब्स है उसको रीवर्क करने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है, एफएम ने भी कहा है कि जो एग्जम्पशन लिमिट है और उसके साथ जो
टैक्स स्लैब्स के रेट हैं उनके बारे में दोबारा से सोच के क्या हो सकता है, गरीब और छोटे इनकम वालों के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में सरकार जरूर सोचेगी। पार्टी ने भी सरकार से निवेदन किया है कि आप जो है टैक्स रेट्स, अगर टैक्स कंप्लायंस बढ़ाना है देश में तो जो है टैक्स स्लैब्स को रिवर्क करना चाहिए। गोपाल जी, तो मैं ये पूछ रहा हूं कुछ इसके बारे में काले धन की बात होती थी, अगर सरकार ने नोटबंदी की, हर आदमी ने परेशानी उठाई और उसके बाद अगर काला धन आ गया और सरकारी खजाना भरा तो आम आदमी से जो टैक्स वसूला जाता है वहां कुछ कमी सरकार कर सकती है और आम आदमी को राहत दे सकती है ना। बिल्कुल, देखिए राहत दो तरीके से होती है सरकार के द्वारा। एक तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, आप सड़क बनाते हैं, अलग रेलवे बनाते हैं, रेलवे में इंप्रूवमेंट करते हैं, इरिगेशन लैंड को बढ़ाते हैं, कई तरह के स्कीम्स होती हैं सरकार की, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, इंश्योरेंस की स्कीम है, गरीब कल्याण की योजना है, यह सब भी एक आम आदमी के लिए बेनिफिट की बातें हैं। तो एक तरफ तो से ये बेनिफिट तो वो लोग भी लेते हैं ना सर, 125 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, तो बाकी के लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। जो सड़क बनती है, जो ट्रेन चलती है, जो विकास होता है, तो जो 3-3.5 करोड़ लोग दे रहे हैं और उसमें भी 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से कम की आमदनी वाले हैं, तो वो तो ये सोचेंगे ना कि अब अगर सरकार का खजाना भरा है तो हमको कहीं फायदा मिले। नहीं, उनकी बात, लेकिन ये बात गलत है कि केवल 3-4 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं। ये डायरेक्ट टैक्स ऐसे दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति दे रहा है। एक गरीब बच्ची, एक बच्चा कोई अगर पेंसिल खरीदने जाता है तो उसकी प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स तो जो डायरेक्ट टैक्स दे रहा है वो भी दे रहा है ना सर, तो वो तो डबल टैक्स दे रहा है। हम बात डायरेक्ट टैक्स की इसीलिए कह रहे हैं। तो इसलिए तो मैं यही तो कह रहा हूं कि जो सरकार के पास रेवेन्यू आता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कॉर्पोरेट तीनों को मिला के आता है, इसलिए तीनों सेक्टर्स का ध्यान रखते हैं सरकार। अगर जनता के सब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो सबके फायदे की तीसरा बात सेक्टर है। आपने जोड़ लिया, मैं उस पर आऊंगा। शरद कोहली साहब हमारे साथ हैं। शरद कोहली साहब, क्या इस बार ज्यादा उम्मीद आम आदमी कर रहा है टैक्स स्लैब को लेकर, क्योंकि काले धन की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें आम आदमी ने सबसे ज्यादा सहयोग दिया। अगर सरकारी खजाने में काला धन आ गया तो सरकार के पास क्या ये मौका है कि वो आम आदमी को टैक्स स्लैब में छूट दे सके? जी हाँ, बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल मौका है। देखिए, आपने अभी अग्रवाल साहब ने भी ये बात बोली कि जब आपको टैक्स का दायरा बढ़ाना है, कंप्लायंस बढ़ानी है, तो आपको टैक्स की दरों को कम करना पड़ेगा। आपने अभी सुशांत उठाया कि जो सैलरी वाले, आपके कैप्शंस में पैकेज में देख रहा था कि जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, जबकि बिजनेस के लोग जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं या कंपनीज हैं या जो बड़ी आय कमाने वाले हैं बिजनेस से, उनके लिए खर्चों का उनको बेनिफिट मिलता है, जबकि एक सैलरी वालों को नहीं मिलता। तो अभी ईश्वर कमेटी की रिकमेंडेशन, अग्रवाल साहब को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले आई है। उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि सैलरी वालों को जो छोटे छोटे अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, तो ये उनका जो एम्प्लॉयर है सुशांत, उसका जो पैकेज बनाया होता है उसके हिसाब से मिलता है। अगर वो पैकेज में उस अलाउंस का नाम नहीं है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ईश्वर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि साहब आप इन छोटे छोटे अलाउंसेस को हटा के आप एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ले आइए। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अर्थ होता है कि आपको 50, 60, 70 हजार हर सैलरीड एम्प्लॉय को अपना वो सीधा घटा देगा। ये घटाना उसका उन खर्चों की तरफ होगा जिन खर्चों की आपने सुशांत बात करी। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले हुआ करती थी, अब ये कुछ साल पहले से हटा ली गई है। तो इसके वापस आने का पूरा उम्मीद लग रही है, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि हर कैटेगरी के टैक्स पेयर्स को राहत दी जाए, ना कि खाली एक तबके को दी जाए। जब आप सारे कैटेगरीज का ध्यान रख रहे हैं तो सैलरी वाले सबसे ईमानदार और सबसे डिलीजेंट टैक्स पे करने वाले होते, तो ये सरकार को उनके बारे में अवश्य ही सोचना पड़ेगा। सर, मुझे एक बात और समझा दीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं आम आदमी की, अगर आम आदमी की बात हो तो बात होती है कि सबसे टैक्स ले लिया जाए, सरकार कैसे चलेगी, बिना ये टैक्स लिए बहुत सारे विकास के काम हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है तो सरकार फिर वहां छूट देने के लिए तैयार हो जाती है। और अभी हम जैसा आंकड़ा दिखा भी रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो जहां मुनाफा होता है वहां से उनका टैक्स शुरू होता है। हम और आप या आम आदमी जो बैठे हुए हैं वो तो जहां जितनी कमाई करते हैं उस पर टैक्स देते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट का जो टैक्स कैलकुलेट होता है सुशांत, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो इस बात को बड़े दुरुस्त तरीके से समझ सकेंगे कि जब आप कॉर्पोरेट का प्रॉफिट लिखाते हैं तो उसमें वो प्रॉफिट में जो खर्चे कॉर्पोरेट ने किए होते हैं
उस आय को कमाने के लिए केवल वो ही डिडक्शन की जाती है। तो वो जो खर्चों का डिडक्शन होता है कोई ऐसा नहीं है कि वो बढ़ चढ़ के किया जाता है। जो जो खर्चा एक सेक्शन 37 होता है, जो जो खर्चा आपकी आय कमाने में लगा है वो होता है। अब बात आई सैलरी की, आपने कहा हम सैलरी की बात करते हैं, तो जिस स्टैंडर्ड डिडक्शन की मैंने सुशांत अभी बात करी है वो उसी तरफ एक कदम है। आपने जो ये मुद्दा उठाया ठीक उसी तरफ एक कदम होगा कि आप एक सैलरी वाले को उसके 100 तरीके के ऐसे खर्चे होते हैं जो कि बहुत पर्सनल नहीं होते, ऑफिस आने जाने के हैं और भी नौकरी से कनेक्टेड खर्चे जो होते हैं, उसकी आप एक फिक्स अमाउंट उसको बेनिफिट दे दे, जिससे कि वो खर्चों की गिनती, जिस गिनती की आपने बात करी, वो गिनती पे स्टैंडर्ड डिडक्शन। गोपाल कृष्ण जी, क्या ये होने की संभावना है इस बार? देखिए, आपने जो कंपैरिजन किया इसमें एक गलती ये है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स देता है उसके बाद जो इनकम उसमें जो काम करने वाले हैं या जो उसके ओनर है, एक तो कंपनी के लेवल पे टैक्स देते हैं, उसके बाद उनकी इंडिविजुअल इनकम है, चाहे वो सैलरी के रूप में लेते हैं या और बेनिफिट्स के रूप में लेते हैं, वो फिर से टैक्सेबल होती है। तो इसलिए ये कंपैरिजन इस तरह से नहीं है कि कॉर्पोरेट लोगों को। शैलेश जी हमारे साथ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? जी शैलेश जी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कह दिया कि इनकम के अलावा भी इनकम होती है। आपको कैसे पता आपकी इनकम नहीं है? इनकम तो सबकी होती है, अपना पेट भरने के लिए हर कोई व्यक्ति काम करता है। आप टैक्स आपने एक सैलरी लिमिट कर दी, उसके बाद 20 तरह के आपने टैक्स लगा दिए। रेस्टोरेंट में जा रहा वहां टैक्स दे रहा है, पेट्रोल पंप पे आपने कहा डिजिटल करेंगे। किस बात का डिजिटल कर रहे हो आप पेट्रोल पंप पे, वहां भी हमें टैक्स देना पड़ता है हर जगह। गोपाल जी, आम आदमी जो है वो ये सोच रहा है कि जब हम डिजिटल कर रहे हैं, कैशलेस कर रहे हैं और जब कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सरकार तो हर ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स उसको मिल रहा है ना, तो जो टैक्स की चोरी थी अगर वो कम होती है तो यहां स्लैब बढ़ाकर फायदा मिल सकता है। नहीं, देखिए, अभी ट्रांजैक्शन टैक्स की सरकार नहीं सोच रही, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएंगे तब ये बात है, अभी तो कोई बात नहीं है। अभी तो आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें कोई सरकार को टैक्स नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर बात है कि आप अगर कर चोरी करते हैं तो सरकार के पास आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चला जाता है और जो कर चोरी करने वाले हैं उनको नुकसान है। तो जो जेन्युइनली सिंसियरली टैक्स देते हैं उनको तो फायदा होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन से। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर सब लोग ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू करने लग जाएंगे तो कर चोरी करने वाले फंस जाएंगे और जो ईमानदार लोग हैं उनको फायदा होगा, उनके टैक्स का उनको फायदा होगा, सरकार ज्यादा रिसोर्स। तो ऐसे में अगर सरकार सोच रही है सर, तो कितना सोच रही है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि हर बार अगर टैक्स स्लैब बढ़ता भी है तो 50,000 से ज्यादा नहीं बढ़ता। क्या सरकार उससे आगे इस बार जा सकती है और दूसरे करों में क्या छूट दे सकती है जो सीधा आम आदमी को फायदा पहुंचाए? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं। व्हाइट गोल्ड के बीचों बीच बजट आने वाला है और आम आदमी के मन में इस वक्त यही सवाल है कि क्या उसे टैक्स में छूट मिलने वाली है। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं, शरद कोहली हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और शैलेश प्रकाश जो कि हमारे आपकी तरह एक आम आदमी है, टैक्स देते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, एक बात और समझाइए कि कॉर्पोरेट्स को लेकर सरकार क्या टैक्स का दायरा बढ़ा सकती है? और एक जो बात ये हम बार बार कहते हैं कि कुछ लोग 125 करोड़ की आबादी है, उसमें से डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो करीब 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं पूरे देश के एवज में। अगर ये दायरा बढ़ाती है सरकार तो क्या जो बाकी बचेंगे उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा? देखिए, अगर जो दायरा बढ़ाने की पहली बात तो बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में अगर हम कृषि क्षेत्र को छोड़ भी दें तब भी एक बहुत बड़ा तबका बचता है जो कि टैक्स नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर की स्पीच में, मैं आप ही के चैनल पे बैठा था, बोला कि बड़ी विडंबना है कि 130 करोड़ की आबादी में केवल 24 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर टैक्स देते हैं। अग्रवाल साहब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह भला कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी आबादी में इतना बड़ा देश, इतना बड़ा क्षेत्रफल और बहुत ही प्रॉस्परस देश है हमारा, ऐसा नहीं है कि इतना गरीब भी नहीं है। तो ऐसे में इसका मतलब यह कर की चोरी की तरफ ये इशारा करता है। लेकिन सर, अगर हम ये कहते हैं कि टैक्स स्लैब बढ़ा दीजिए, आम आदमी को राहत दीजिए, तो अगर वो 2.5 लाख से बढ़कर मान लीजिए 3 लाख 4 लाख हो जाए तो और लोग इस दायरे से बाहर हो जाएंगे फिर? जी हाँ, वो ये सुशांत, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2.5 लाख 3 लाख वाले लोग हैं वो बहुत ही कम टैक्स देते हैं। बल्कि सैलरी वाले, अगर आप 80C का एक बेनिफिट होता है अगर वो ले लें तो 5 लाख तक से नीचे वाले टैक्स का तो करीब करीब टैक्स 0 ही हो जाता है, उनका बहुत ज्यादा टैक्स नहीं आता है। ज्यादा ध्यान सरकार को देने की जरूरत है उन लोगों को जो कि बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं,
जो कि अपनी मर्जी से, देखिए आपका टैक्स सुशांत कट के आता है, आपकी पे स्लिप आती है ना, उस पर टैक्स कट के सभी सैलरी वालों का आता है, पर बिजनेसमैन को जो है वो खुद अपनी मर्जी से टैक्स जमा करना होता है। इसी का वो फायदा उठा के उस टैक्स दायरे से बाहर रहते हैं। गोपाल जी, जाने से पहले शो खत्म करें उससे पहले जो आरोप है आपकी सरकार पर सूट बूट वाली सरकार होने का, सूट बूट वालों से सरकार ज्यादा टैक्स वसूलेगी क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कर चोरी करते हैं, अभी नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है अब, और डिजिटल इकोनॉमी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फायदा क्या होने वाला है कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो सरकार उसको टैक्स कर चोरी करने में रुकावट डाल सकती है, उसकी ऑडिट ट्रेल होगी। और यही हमारी सरकार चाहती है कि जो लोग बेईमानी करते हैं और टैक्स स्लैब के, टैक्स नेट के बाहर जाके ट्रांजैक्शन करते हैं और काले धन को जमा करते हैं, काला धन एक गरीब आदमी तो जमा करता ही नहीं है, काला धन भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास है? अमीरों के पास है। तो जब हमारी सरकार काला धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने की तरफ प्रतिबद्ध है, सर मैं माफी तो चाहूंगा, आपको अमीर रोक रहा लोग ही हूं फंस और रहे हैं। शैलेश मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे पास इस वक्त बड़ी खबर